नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक कोर में रोटेशन से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक कोर की रोटेशन जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हो या पृथ्वी की भूकंपीय गति हो, इसका भौगोलिक ध्रुवीयता हो, इन सारे चीजों के लिए ये प्रभाव डालती है, इन सारी चीजों को ये प्रभावित करती है। तो आज का हमारा वीडियो पृथ्वी के इस रोटेशन से ही संबंधित है। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं वीडियो की रूपरेखा क्या होगी। पृथ्वी के आंतरिक कोर और रोटेशन में बदलाव की बात की जा रही है। हाल में एक रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत। तो आज हम सबसे पहले इन बिंदुओं को देखते हैं, फिर वीडियो में आगे चर्चा करते हैं इसके सभी पक्षों पे। बात हम खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है, पृथ्वी का आंतरिक कोर क्या होता है, इस बात को पहले समझेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या वो नया शोध इसके विषय में कहता है, उस पर भी नजर डालेंगे। रोटेशन में क्यों हो रहा है बदलाव, क्या होगा इसका प्रभाव, इसके रोटेशन में, इसके आंतरिक कोर में जो बदलाव है उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, उस पर भी नजर डालेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि हमारे अन्य वीडियो से भी आप रूबरू हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। बात सबसे करेंगे, पहले हम खबर की करें तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर क्या है तो अर्थ इनर कोर unambiguously slowing down could change days length study finds। अब क्या दिन में बदलाव हो सकता है, ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तो देखिए, हाल ही में एक शोध प्रकाशित हुआ है, एक रिपोर्ट आई है, हालिया अध्ययन में ये बात उजागर हुई है। नेचर नाम की पत्रिका में ये रिपोर्ट आई, ये बात कही गई। पिछले वर्ष भी इसके संदर्भ में कुछ रिपोर्ट आई, उसमें भी इस बात को कहा गया था। हालिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक कोर वाला हिस्सा है, इनर कोर जिसको कहा जाता है, उसमें उसकी घूर्णन की जो गति है वो काफी धीमी हुई। धीमे होने के साथ साथ ये बात की जा रही है कि उसका जो रोटेशन है अब बंद होने की कगार पे है। बंद होने के बाद वो रिवर्स रोटेशन की तरफ बढ़ेगा। ये बात पिछले साल भी की गई थी। पेकिंग विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट आई थी, इसी पत्रिका में वो भी प्रकाशित हुई थी। उसमें भी इस बात को कहा गया था कि जो पृथ्वी का इनर कोर है उसका रोटेशन जो है, उसकी गति धीमी हो रही है। तो इस बात को फिर से दोहराया गया है। हालिया जो अध्ययन है उसमें यह बात कही गई है। अब हालिया अध्ययन में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके कुछ अलग आइडियोलॉजी है, उसके जो परीक्षण है उसको विभिन्न तरीकों से किया गया है, उस पर भी हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आंतरिक कोर, इनर कोर की जिसकी बात की जा रही है वो है क्या, और उसके घूर्णन में ये जो अलग घूर्णन की बात पहली बार की गई थी तो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी बात इसको माना गया था, इस पर काफी वाद विवाद हुआ था। तो पहले हम समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो देखिए, इसके मोटा मोटी 3 अंग शुरू में माने जाते थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट आप जैसा कि जानते हैं सबसे पतली परत होती है, ठोस परत होती है, और जीवन और भूवैज्ञानिक गतिविधियां जो देखने को मिलती है, जो ऊपरी परत होती है वो क्रस्ट होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद मेंटल होता है। मेंटल जो होता है ये बीच का हिस्सा होता है, बड़ा काफी इसका मास एरिया बड़ा है। यहां पर संवहन धाराओं के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाने का काम इसी एरिया में होता है, मेंटल में ही होता है। तो जो कोर है, कोर का विभाजन 1936 से पहले 2 वर्गों में नहीं था, लेकिन अब 1936 के बाद जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन यहां पर किया गया तो उसके बाद से हमको बाह्य कोर और आंतरिक कोर ये 2 स्पष्ट संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल जब तक भूकंपीय तरंगों का अध्ययन नहीं था तब तक ये विभाजन इसलिए नहीं था। फिर 1936 में जब भूकंपीय तरंगों का ज्ञान हुआ तो उसी दौरान क्या हुआ, देखिए भूकंपीय तरंगों को पहले समझ लें। तो भूकंपीय तरंगें आप जानते हैं कि वो मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 होती हैं। तो इन भूकंपीय तरंगों में देखिए एक सरफेस तरंगें होती हैं, इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के कहते हैं बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स जो होती हैं उसमें भी जो पी तरंगे और एस तरंगे अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे जिसको कहते हैं, वो ठोस, द्रव और तरल, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि जब ये ठोस से होकर गुजरेगी तो इसकी गति में थोड़ी तीव्रता देखी जाएगी, तेज हो जाएगी, और जब तरल से होकर गुजरेगी तो इसकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये गति का जो अंतर है यही इस विभाजन को करने में सहायक हुआ, क्योंकि ये देखा गया कि जब ये इस वाले हिस्से में अर्थात हमारे इनर कोर वाले आउटर, हम ये कह सकते हैं दोनों को मिला के कोर वाले हिस्से से जब ये तरंगे गुजरती हैं, पी तरंगे, तो यहां पर देखा गया कि इस हिस्से में इनकी गति जो है वो थोड़ी धीमी देखी गई और इस हिस्से में तेज देखी गई। तो ये निकाला गया निष्कर्ष कि ये जो केंद्र वाला हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, ये ठोस है, और यहीं से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे और निकल से
इस वाले हिस्से का इनर कोर का निर्माण हुआ है। और इसका आकार अगर देखें तो लगभग मोटा मोटी चंद्रमा के आकार के बराबर है। लगभग 5000 किलोमीटर नीचे ये स्थित है और 7000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। अब ये तो बात हो गई, इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके माध्यम से इसका अनुभव किया जाता है, उसी के आधार पर हम इसका व्यवहार अध्ययन कर पाते हैं। अब पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, इस विषय में फिर शोध होने लगे। जब ये पता चला कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर दो अलग अलग उसमें संरचनाएं हैं, तो इसमें शोध प्रारंभ हुआ। 1996 वो वर्ष था जब इसमें एक मोड़ दिखाई देता है। यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में, जब भूकंपीय तरंगों के मार्फत यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो ये देखा गया कि यहाँ पर एक अनूठा व्यवहार दिखाई देता है आंतरिक कोर में जाने के बाद। अर्थात भूकंपीय तरंगे जब आंतरिक कोर में जाती हैं तो एक अनूठा व्यवहार करती हैं। क्या व्यवहार करती हैं? तो ये देखा गया कि जब अगर अंदर का कोर निष्क्रिय है, अर्थात ये वाला पार्ट निष्क्रिय है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो भूकंपीय तरंगे भी जो आएंगी वो लौट के एक समान तरंगे वहां से दिखाई देंगी। लेकिन अगर ये तरंगे समान नहीं होंगी, कब नहीं होंगी? जब यहां पर किसी भी प्रकार की हलचल होगी, किसी भी प्रकार की गति होगी, किसी भी प्रकार की स्पिन कंडीशन देखी जाएगी। अब इसकी व्याख्या ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो आंतरिक कोर में है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर रोटेशन होगा, किसी प्रकार की स्पिन की गतिविधि होगी, तो तरंगों में एक रूपता नहीं दिखाई देगी। जो लौट के तरंगे आएंगी उनमें विविधता दिखाई देगी, असमानता दिखाई देगी। अब यहां पर इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे शियाओ डोंग सॉन्ग। ये व्यक्ति पेकिंग विश्वविद्यालय से संबंधित थे। फिर पृथ्वी के रोटेशन से अलग स्पीड पर रोटेशन यहां पर होता है, ये बात भी बताने वाले व्यक्ति यही थे कि जो इनर कोर है वहां पर जो रोटेशन होता है वो पृथ्वी के रोटेशन से अलग भी हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है। ये बात भी पहले बताने वाले व्यक्ति यही थे। अब नया शोध जो आया, ये नया शोध क्या कह रहा है? तो देखिए, जो पिछले वर्ष में शोध आया, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, अगर उसको देखें तो ये भी नेचर पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, नेचर जियोसाइंस पत्रिका में ही। और इसको यी यांग और शियाओ डोंग सॉन्ग, अर्थात जिनका नाम अभी पहले मैंने लिया, इन्हीं लोगों ने इस रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया था। और इसमें ये लोग बताया कि आंतरिक कोर जो है उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जिस रोटेशन की बात की जा रही, वो कहा गया कि आंतरिक कोर जो है उसमें रोटेशन न के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये 2009 में कहा गया कि ये रोटेशन काफी धीमा हो गया। 9-10 का वो पीरियड था जब बताया गया कि ये रोटेशन काफी धीमा हो गया, ये आगे चल के बंद भी हो जाएगा और ये बाद में रिवर्स रोटेशन की तरफ भी चला जाएगा और इसके दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 360 डिग्री पर अगर कोई रोटेशन हो रहा है, जैसे झूला होता है, एक बार इधर जाता है झूला और एक बार इधर जाता है। अगर इस झूले को पूरा हम चक्र के रूप में देखें, गोले के रूप में देखें, तो अगर यहां से आप 360 डिग्री को मान लेते हैं हम, तो यहां से अगर यहां तक आते हैं तो दिशा आपकी सेम होगी, लेकिन जब यहां से इस एरिया में आएंगे तो आपकी दिशा विपरीत हो जाएगी। तो ठीक यही कंडीशन यहां भी है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि दिशा में परिवर्तन भी आपको 2040 तक दिखाई देगा। यहां पर अब इसमें यह कहा गया कि ये कोई विशेष घटना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि लगभग 7 दशक बाद, 70 वर्षों के बाद ये चीज देखने को मिलती है। और कोर का जो रोटेशन है वो पूरा चक्र जो इसका होता है, पूरा एक चक्र घूमने में उसको लगभग 7 दशक लगते हैं। अब 35 वर्ष में क्या होगा? 35 वर्ष अर्थात 70 वर्ष का ठीक आधा। तो इसमें क्या होगा? 35 वर्ष में ये आधा घूम जाएगा। इसका मतलब अगर उसकी दिशा नीचे है तो उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि 2040 के दशक में जाते जाते हमको ये पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। ये बात ही रिपोर्ट में कही गई थी। अब नवीनतम शोध जो अभी प्रकाशित हुआ है उसमें क्या कहा गया है? ये शोध दक्षिणी कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है वहां के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। और उसके लिए जो डेटा जुटाए गए वो कैसे जुटाए गए? तो जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो भूकंपीय डेटा है और परमाणु परीक्षण, इन दोनों का विश्लेषण किया गया। क्योंकि परमाणु परीक्षण भी जब होता है तो भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन दोनों चीजों का अध्ययन किया गया। एक, इस जगह का चुनाव किया गया जहां बार बार भूकंप आ रहे थे। वो जगह कौन सी थी? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में साउथ सैंडविच द्वीप समूह जो था, जो मानचित्र में आप देख सकते हैं। यहां पर 1991 से लेके 2023 तक 121 बार जो भूकंप आए हैं, अर्थक्वेक आया है, उसके आधार पर डेटा का विश्लेषण किया गया। साथ ही साथ यहां पर एक ही जगह पर कई जब भूकंप आए तो उस एक ही जब जगह पर बार बार कोई घटना घटित होती है तो हमको उसका अध्ययन करने में, उसमें क्या वेरिएशंस आए उसको जानने में हमको आसानी होती है। तो यहां पर भूकंपीय डेटा इससे एकत्र किया गया और यह देखा गया कि जो गति मंद हो रही है, इनर कोर में जो घूर्णन की गति मंद हो रही है, उसके लिए यहां पर काफी साक्ष्य भी जुटाए गए इस अध्ययन के माध्यम से।
साथ ही साथ 1971 से 74 के बीच में सोवियत चाहे फ्रांसीसी या अमेरिकी जो परमाणु परीक्षण किए गए इनके द्वारा, उसके भी आधार पर जो डेटा है उसको भी कलेक्ट करके ये बात इस रिसर्च में, नए शोध में, नए अध्ययन में प्रकाशित की गई है। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया है? इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो आंतरिक कोर है वो सतह के सापेक्ष उलट रहा है। जो रिवर्स रोटेशन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया और यह कहा गया कि यह पीछे की तरफ अब जा रहा है। वहीं पर इससे पूर्व जो रिपोर्ट थी उसमें यह अंदेशा जताया गया था कि आने वाले समय में आगे रिवर्स रोटेशन की तरफ जाएगा और यहां पर हालिया जो शोध है, हालिया जो रिपोर्ट है उसमें यह बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंटल की तुलना में यह धीमी गति से इनर कोर घूम रहा है, जबकि 2009 और 10 का वो समय आपको याद होगा जब बताया गया था कि इसकी गति, इसका घूर्णन, इनर कोर का जो रोटेशन है उसमें धीमी गति होना शुरू हो गया था। अब इससे पहले भी देखिए कब कब परिवर्तन देखे गए। जब आप 1970 के आसपास देखेंगे तो 1970 के दशक के प्रारंभ में आपको दिखाई देगा कि जो इनर कोर है, आंतरिक कोर है, वो थोड़ा तेजी से घूमना शुरू हुआ था। फिर आप देखेंगे 2009-10 के आसपास देखेंगे इसमें धीमापन दिखाई दिया, अर्थात ये धीमे होने लगा। फिर अब देख रहे हैं अब इसकी सतह की तुलना में धीमी गति से घूमने के बाद अब आगे रिवर्स की बात भी हो रही है कि 2040 के दशक तक ये हमको उलट दिखाई देने की संभावना जताई गई है और भविष्यवाणी है कि अगला परिवर्तन 2040 के दशक के मध्य तक हमको दिखाई देगा। अब देखिए रोटेशन में ये बदलाव क्यों हो रहा है, क्यों ये बदलाव हो रहे हैं? तो इस बदलाव को होने के पीछे कुछ कारण है। कारण पे अगर नजर डालें तो जो आंतरिक कोर है उस पर नियंत्रण के लिए बेसिकली दो शक्तियां जिम्मेदार होती हैं। एक तो बाह्य कोर है और दूसरा मेंटल है। अब यहां देखिए एक तो बाह्य कोर है, अर्थात ये मेंटल हो गया आपका, और जो बाह्य कोर है, ये दोनों ही शक्तियां मिलके इस पे नियंत्रण के लिए कार्य करती हैं। बाह्य कोर की जहां तक बात है तो ये तरल आयरन की वजह से यहाँ पर करंट जनरेट होता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तरल आयरन पाया जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर एक करंट जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो पश्चिम से पूर्व रोटेशन पृथ्वी का होता है वो इसमें सहायता करती है। और आंतरिक कोर का भी जो रोटेशन है, अर्थात जो ये वाला पार्ट है, इसका रोटेशन भी इसकी वजह से ही होता है। अब देखिए मेंटल, वहीं देखिए मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल का एरिया आप देख रहे हैं कि काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, इसका मास बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है वो भी ज्यादा होता है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो भी ज्यादा होता है। अब आंतरिक कोर पर मिलकर, अर्थात जो ये वाला पार्ट है इनर कोर का, इस पर मिलकर ये दोनों ही शक्तियां प्रभाव डालती हैं और इसी वजह से जब जो शक्ति प्रभावी होती है तब वो उसको उस तरफ घुमाती है प्रभाव डालने की वजह से। ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है, यहां पर आप बल लगा रहे हैं, यहां पर बल लगा रहे हैं, जो बल प्रभावी होगा वो अपनी दिशा से चीजों को घुमा देगा। तो वही चीज यहां पर मोटा मोटी आप समझ सकते हैं और हर 70 वर्ष पर यह परिवर्तन होता है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। हर 70 वर्ष में इसकी एक, हम कह सकते हैं कि इसका एक चक्र पूर्ण होता है। अब क्या होगा बदलाव, इसको लेके तमाम तरह की बातें हैं। तो देखिए बदलाव की जहां तक बात है तो इसमें जो दिन की अवधि है उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। 1 सेकंड के 1,000वें हिस्से के बराबर इसमें चेंज देखने को मिलता है कुछ दशकों में, कुछ दशक में। तो इसलिए अभी हाल में आपने देखा होगा कि इसके लिए जो समय है, लीप सेकंड जोड़ने की बात की गई थी। हाल ही में लीप सेकंड की जो अवधारणा थी कि ये जो समय में जो 1 सेकंड के 1,000वें हिस्से के बराबर जो चेंज है उस चेंज को कैसे कवर किया जाएगा, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, समय में कोई अंतर न आने पाए, इसके लिए आप देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है उसमें 1 लीप सेकंड जोड़ने की बात की गई थी। अब भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उसमें पृथ्वी के, हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक कोर का घूर्णन है, उस घूर्णन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है और पृथ्वी का जब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वो पृथ्वी को हानिकारक सौर ऊर्जा के विकिरण से भी बचाता है। और अगर ये घूर्णन प्रभावी होगा तो जाहिर सी बात है कि जो भूचुंबकीय घटनाएं हैं वो भी प्रभावित होगी, साथ ही साथ जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो इन दोनों चीजों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पर भी एक असर पड़ेगा। अब तीसरी बात यह है कि विभिन्न परतों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसा कि आपने देखा कि इनर कोर जो है उस पर मेंटल और आउटर कोर दोनों प्रभाव डाल रहे हैं, तो हर कोर आपस में संबंधित है। तो इस वजह से विभिन्न परतों के बीच संबंध होने की वजह से कुछ न कुछ समग्र रूप से एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। साथ ही प्रत्येक परत एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसलिए एक अल्प परिवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता है।
हालांकि इस बात की कोई संकेत नहीं है कि आम जीवन बहुत खास रूप से प्रभावित होगा। आम जनजीवन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है, इससे बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसके आंतरिक भाग की हम ये कह सकते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जटिल संरचना है, उस संरचना को समझने में, उसकी गतिशीलता को समझने के लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे। कुछ वैज्ञानिक नए नए दिशाओं को तय करते हुए नए तथ्य जरूर उजागर करेंगे, जिससे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना, उसकी गतिशीलता को समझना और बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ बदलाव हैं। इसके अलावा हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स के लिए हमारे ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये उपलब्ध है। इसके लिए एडमिशन प्रारंभ है, 9 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, जो जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है इसका सही और सटीक जवाब देने की। प्रश्न है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर मुख्यतः किस तत्व से बना है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और निकेल या कार्बन? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।